effect and what is global warming? Global warming is a gradual increase in the Earth's temperature generally due to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स। जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये बेसिकली ग्रेजुअल इंक्रीज है हमारे अर्थ के टेम्परेचर का। होता किस वजह से है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमने पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा होता है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बिल्कुल उसी तरह ग्लोबल वार्मिंग में हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। किस वजह से? हायर लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर सच पोल्यूटेंट्स, और इसी तरह के कुछ और पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम. It is a major aspect of climate change and has been demonstrated by direct temperature measurements and by measurements of various effects of the warming. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म राइज है किसमें? हमारी अर्थ के अराउंड और हमारे जो क्लाइमेट सिस्टम में है उसमें एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज है, और वो जो इंक्रीज है वो कैसा है? लॉन्ग टर्म इंक्रीज है। ये ऐसा इंक्रीज नहीं है कि अभी हुआ है और चंद दिन रहा है और फिर वो फौरन से वापस हो जाता है। नो, ये लॉन्ग टर्म है जो आहिस्ता 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 तक क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। और ये क्या है? ये हमारी क्लाइमेट चेंज का एक मेजर एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट में क्या हो रही है? बहुत सारी चेंजेस हो रही है। अब उस मौसम में भी बारिशें हो रही होती हैं जिस मौसम में नहीं होनी चाहिए होती, उस मौसम में सर्द हवाएं चल रही होती हैं जब नहीं चलनी चाहिए। तो क्लाइमेट में जो है अब्रप्टली चेंजेस आ रही हैं। किस वजह से आ रही है? उसमें ग्लोबल वार्मिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। गर्मियां हम देख रहे हैं कि प्रोलॉन्ग होती जा रही हैं, जितनी सख्त गर्मी पड़ रही है अब आजकल, फिर उसके बाद जो सर्दी का सीजन आता है वो भी उतना ही सख्त आता है, पर सर्दी का जो टाइम पीरियड है वो छोटा होता जा रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं किसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग विच हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन, ऑब्वियसली कि इसका जो इफेक्ट है वो हम पर क्या है? नेगेटिव है। सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे अलावा प्लांट्स पर, एनिमल्स पर और इस तरह के जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। दीज कॉजेज मे बी नेचुरल और माइट बी द आउटकम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ये वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये कभी नेचुरल कॉजेज की वजह से भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये किस वजह से होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है। नेचुरली कब हो सकती है? कि जैसे कि अगर कभी कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया है तो वो उस एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है वहां पर तो आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द के इलाकों तक भी फैलेगा। तो इस तरह जो, पर ये जो नेचुरली जो डिजास्टर्स आते हैं, जो नेचुरली इफेक्ट डालते हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं। उनकी परसेंटेज हम देखें तो वो बहुत कम परसेंटेज में इफेक्ट करते हैं हमारे ओवरऑल क्लाइमेट को, जबकि जो ह्यूमन और मैन मेड एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा अफेक्ट करती हैं हमारे क्लाइमेट को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द व्हेन the Earth's atmosphere becomes thick with gases which trap the sun's radiation, making the Earth warmer. होता क्या है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस रिलीज हो रही हैं वो सारी की सारी गैसेस जो हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अराउंड जो है वो गैदर हो जाती हैं, एक थिक लेयर बन जाती है उन सारी गैसेस की। उन सारी गैसेस की वजह से, उस थिक लेयर की वजह से क्या होता है कि सन से जितनी भी रेडिएशन आ रही है वो अर्थ के अंदर, अर्थ के अराउंड और एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर गैसेस के उस लेयर के अंदर अंदर नीचे नीचे क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल, हमारे क्लाइमेट का, हमारे जो इर्द गिर्द इकोसिस्टम है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। इसका जो मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का वो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मे बी नेचुरल और मैन मेड एंड इट इज कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट गैसेस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और वो मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरली अगेन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नेचुरली पे इफेक्ट कम होता है, मैन मेड पे इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। दैट कॉजेज वार्मिंग इफेक्ट ऑन अर्थ बाय कैप्चरिंग रेडिएशन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। तो वो वाली गैसेज जो कि लेयर बना देती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और सन की रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, वो वाली गैसेस क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, और इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं।
तो नेचुरल सोर्सेज में हम देखते हैं और मैनमेड सोर्सेज में देखें तो नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या है, वाटर वेपर्स हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं, वोल्केनोज हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं। तो अगर कभी वोल्केनोज इरप्ट वगैरह होते हैं, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया में लगी थी, और आपको पता है वो कितनी सख्त किस्म की आग लगी थी कि ऑस्ट्रेलिया में तो मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जो हैं वो खत्म हो गई हैं, वो सिर्फ वहां पे पाई जाती थी, और इस तरह काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो वहां पे खत्म हो गए हैं। तो इस तरह फॉरेस्ट फायर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, होती है, वोल्केनोज के इरप्शन से होती है, फिर मेल्टिंग ग्लेशियर से, ग्लेशियर्स जो हमारे मेल्ट हो रहे हैं डे बाय डे, उससे होती है, और वाटर वेपर से होती है। वाटर वेपर्स क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जितने ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होंगे उतने ज्यादा हीट होगी हमारे इन्वायरमेंट में, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो चूंकि वो ह्यूमिडिटी जो है वो वाटर वो सॉरी सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है, ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, पर इसका जो इफेक्ट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वोल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर्स। दूसरी तरफ हम माइन मेड सोर्सेज की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, कि हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, हम लकड़ी हासिल करने के लिए, टिम्बर हासिल करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी कॉलोनीज को आबाद करने के लिए, रहाइश फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली सॉरी ग्लोबल वार्मिंग और इसी तरह के ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस जो हैं वो कॉज कर रही हैं। यूज़ ऑफ व्हीकल्स, हम जो है व्हीकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जितने ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है उसमें उतने ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न होंगे, तो वो भी क्या है, इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट कर रहा है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स अगेन वही बात होगी, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ खासतौर पे पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर के जो टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो इतने बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। तो इंडस्ट्री से जितना भी स्मोक निकल रहा है, जितना वेस्ट वाटर निकल रहा है, वो एज इट इज हम अपने वाटर जो बॉडीज है उनमें डालते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर से जितना हमारे पास वेस्ट आता है, या एग्रीकल्चर के हमारे जितने प्रोसीजर्स हैं, जितनी टेक्निक्स हैं, वो हमारी इको फ्रेंडली नहीं है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही है। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, हमारे पास ओवर पॉपुलेशन है। हमारी पॉपुलेशन जो है, ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया है। तो ये सारी चीजें मैन मेड सोर्सेज, मैन मेड एक्टिविटीज हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज कर रही है। तो मेजर सोर्सेज में अगर हम देखें कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि व्हीकल्स जो हैं, जो ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये 14% अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, 14% तक जो ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज जो है वो 21% तक पूरा ग्लोबल वार्मिंग में अपना रोल प्ले कर रही हैं। अदर एनर्जी सोर्सेज 10% तक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन जो है वो 25% तक कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज जो है वो 24% तक कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो 6% तक ग्लोबल वार्मिंग में अपना हिस्सा डाल रही हैं। और ये सारी क्या है, मैन मेड सोर्सेज हैं, मैन मेड चीजें। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ अब हम आ जाते हैं। तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखें, जिसको हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि क्या होता है। हमारे पास क्या है, मेन एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, सन। अब सन से जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं, वो रेडिएशंस क्या हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। अब जो एब्जॉर्ब हो रही हैं वो किससे एब्जॉर्ब हो रही हैं, 19% तक एब्जॉर्ब हो रही हैं सन की रेडिएशंस, किस में, वाटर वेपर्स में और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह में। 4% तक एब्जॉर्ब हो रही है वही एनर्जी किससे, क्लाउड से। तो क्लाउड्स भी 4% तक एनर्जी जो है सन की रेडिएशन जो है उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और इसके अलावा 19% तक कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर वेपर जो हवा में मौजूद है और डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में मौजूद है। और फिर सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, अर्थ। 51% तक सन की जो रेडिएशंस हैं वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो हमारी अर्थ में एब्जॉर्ब हो रही हैं। 51% एब्जॉर्ब बाय ग्राउंड, बाय अर्थ, बाय सॉइल। फिर कुछ हद तक जो होती है वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। अब उसमें से क्या है कि ये जो 51% एब्जॉर्ब हो रही है, सन की जो रेडिएशन आ रही है, उसमें से क्या होता है कि 6% जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है वापस।
ठीक है, और 20% जो है वो हमारे क्लाउड से रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो कुछ कुछ रिफ्लेक्ट भी कर रही है, कुछ कुछ जो है वो एब्जॉर्ब भी रह रही है। अब ये जो 4% एब्जॉर्ब की थी क्लाउड्स ने, अब उस 4% को आप समझे 100% है जो क्लाउड्स के पास है। ठीक है, सन की वो 4% थी, क्लाउड के पास तो वो 100% हो गई। अब वो उस 100% में से 20% वो रिलीज कर रहा है पीछे बादलों में, अभी भी 80% एनर्जी जो है वो मौजूद है। तो आप 4% का 80% निकाल लें तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि कितने परसेंट वैल्यू जो है वो क्लाउड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ह्यूमन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम ह्यूमन की तरफ आ जाते हैं कि जो ह्यूमन है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। पहले तो हमने नेचुरली पढ़ा कि नेचुरल कैसे हो रहा है, अब आ रहे हैं हम ह्यूमन मैन मेड एक्टिविटीज की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सन से रेडिएशंस आ रही है, नो डाउट कि वो हमारी अर्थ में एब्जॉर्ब हो रही है। पर ये जो सोलर रेडिएशंस हैं इनमें से क्या होती है, कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इनटू द स्पेस वापस, कुछ अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, पर मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है हमारे अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है। सम ऑफ द सन्स एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस एंड कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये जो रेडिएशन की वेवलेंथ है चेंज हुई है, ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, ये क्या होती है, ये वापस जो है वो उस गैसेस की लेयर में से बाहर नहीं निकल पाती। तो ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ दिस हीट एनर्जी इनकाउंटर्स गैस मॉलिक्यूल दैट स्कैटर इट एंड रिफ्लेक्ट इट बैक टूवर्ड्स अर्थ। कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ से अगर वापस बाहर निकलती भी है तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के फिर क्या हो जाती है, वापस अर्थ की तरफ ही आ जाती है। और बहुत कम एनर्जी ऐसी होती है, दिस हीट एनर्जी राइजेस एंड सम एस्केप्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये वाली जो एनर्जी होती है ये इस तरह हमारी जमीन से राइज करती है ऊपर को, पर चूंकि ये जो आप लोगों को ये लेयर नजर आ रही है ये वाली, इस लेयर से स्केप नहीं कर पाती मोस्ट ऑफ द एनर्जी, तो हमारी अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बहुत थोड़ी सी एनर्जी जो है वो यहाँ से बाहर निकलती है, बहुत थोड़ी सी। तो उससे क्या होता है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी तो हमारी अर्थ में ही रह रही है। काफी सारी एनर्जी तो गैसेस के मॉलिक्यूल से टकरा के वापस अर्थ की तरफ को आ रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारी ओवरऑल जो ग्लोबल लेवल पे हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसको हम कहते हैं कि क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। किस वजह से हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही है। क्योंकि जो ग्रीन हाउस होता है, नेचुरल ग्रीन हाउस होता है, उसमें भी यही वाला प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो उससे हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। हाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, अभी हमने इसको डायग्राम के थ्रू देख लिया है, हम इसको पढ़ लेते हैं। नेचुरली सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। We all know that sun is the main source of energy for us. Solar radiation when enter into the atmosphere is absorbed, reflected and converted into heat that escape out into space. So the solar energy which is absorbed by earth can be reflect back into the space। तो वो थोड़ी बहुत जो है उसमें से some portion of the absorbed energy can be reflect back into the space। वो जो है रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है स्पेस में, और कुछ जो है वो एब्जॉर्ब ही रह जाती है, जिससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। चूंकि ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हीट डज नॉट एस्केप आउट इनटू द स्पेस। तो हीट जो है वो सारी की सारी स्पेस में नहीं निकल जाती, वो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती है। इट इज ट्रैप्ड बाय दीज गैसेज। ये जो गैसेज हैं ट्रैप कर लेती हैं उस एनर्जी को, उस हीट को, एंड रिफ्लेक्टेड बैक इनटू आवर एटमॉस्फेयर, और हमारे ही एटमॉस्फेयर में वापस भेज देती हैं, यानी कि अर्थ की तरफ को वापस भेज देती हैं। कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है मीथेन, वाटर वेपर्स हैं, कुछ नाइट्रस के ऑक्साइड्स हैं, कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स हैं, और ब्लैक कार्बन है। यहाँ पे हमारे पास चार्ट बना हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, 65% तक वो अफेक्ट कर रही है। और वो कहाँ से आ रही है, हमारे फॉसिल फ्यूल एंड इंडिविजुअल प्रोसेसेस से आ रही है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉरेस्ट्री से आ रही है हमारे पास, और कुछ लैंड यूज की वजह से आ रही है, वो कितनी आ रही है, वो ओनली 11% आ रही है। मीथेन गैस हमारे पास कितने परसेंट जो है वो रोल प्ले कर रही है, वो 16% रोल प्ले कर रही है। नाइट्रस ऑक्साइड कितना है, 6%। और जो एफ गैसेज यानी कि
हैलोजन गैसेस भी इनको कहते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, वो सिर्फ 2% तक ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही हैं, और सिर्फ 2% तक ही वो इसमें इन्वॉल्व हैं। Next, carbon dioxide. It is the most common GHG. What is GHG? Greenhouse gas. It is the most common GHG, which stands for greenhouse gases, constituting by some measures almost 55% of total long-term global वार्मिंग। 55% टोटल जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसकी वजह से हो रही है? ऑलमोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। फॉसिल फ्यूल यूज इन द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड also be emitted from direct human induced impacts on forestry and other land use, such as through deforestation, land clearing for agriculture and degradation of सॉइल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी जो सोर्स है उसका वो तो है फॉसिल फ्यूल के बर्न करना। इसके अलावा लैंड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से और लैंड के डिफरेंट टाइप के यूज से और कुछ फॉरेस्ट्री की एक्टिविटीज से, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज से, डिफॉरेस्टेशन से और डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल की वजह से भी थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड आती है, पर उसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता। सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। मीथेन गैस क्या है? मीथेन is produced in many combustion processes and also by anaerobic decomposition. For example, in flooded rice paddies, pig and cow stomachs and pig manure ponds. तो जो मीथेन गैस है ये बेसिकली हमें पता है कि बर्निंग गैस है, ये इजीली फ्लेमेबल गैस है, इजीली क्या हो जाती है, जलती है। तो ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? उन सारी जगहों पे प्रोड्यूस हो रही होती है जहाँ पे कुछ ना कुछ जलाया जा रहा है, कंबस्टन प्रोसेसेस किए जा रहे हैं, और जहाँ पर एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रही है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब है कि बैक्टीरिया वहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन मटेरियल को क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं। सॉइल को, सॉइल में प्रेजेंट जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं। और ये ऐसा होता कहाँ पर है? फ्लडेड राइस पैडीज में। फ्लडेड राइस पैडीज क्या हैं? जब आपको पता है कि चावल को जब बोया जाता है तो वो जमीन पे खेत में पानी खड़ा करके चावल को बोया जाता है। राइस की फील्ड्स में पानी को बहुत ज्यादा रखा जाता है, तो राइस होता ही मार्शी एरियाज में है। तो वहां पर क्या होता है, चूंकि पानी बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक कंबस्टन जो है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वहां पर मीथेन प्रोड्यूस होती है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि ऐसे पानी तो पड़ा हुआ है खेत में बहुत ज्यादा, एकदम आप उसमें से एक बबल उठता हुआ देखते हैं, ऐसे वो बुलबुला सा उठता है, सरफेस पे आता है, बर्स्ट हो जाता है। तो वो जो बुलबुले होते हैं, वो जो बबल्स होते हैं, वो बेसिकली मीथेन गैस के होते हैं, जो नीचे बैक्टीरिया की एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा पिग और काऊ के स्टमक में भी यही काम हो रहा होता है, और पिग मैन्योर के जो पॉन्ड्स हैं वहां पर भी यही काम हो रहा होता है। पिग मैन्योर के पॉन्ड्स जहाँ पे सारा डंग जो है पिग का इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें भी क्या हो रहा है? यही एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रही होती है, जिसकी वजह से वहां पर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा मीथेन गैस और कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, जिसमें सबसे पहले दोबारा से हमारे पास क्या आ जाती हैं? राइस पैडीज आ जाती हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान जब हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि वेस्ट को ट्रीट वगैरह करते हैं, जितना हमारे पास वेस्ट होता है, जैसे उसको इंसिनरेट करना या उसको डिकम्पोज करना या उसको जलाना, तो उस दौरान भी हमारे पास क्या होता है? मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। एनर्जी जब हम यूज करते हैं, जैसे हमारे घरों में है स्वी गैस हम यूज करते हैं, नेचुरल गैस हम यूज कर रहे हैं ना अपने घरों में डोमेस्टिक लेवल पे, तो उसमें भी मीथेन शामिल होती है, उसमें भी मीथेन होती है। तो वो एनर्जी यूज जब हम कर रहे हैं, और इसके अलावा बायोमास बर्निंग ऑल कंट्रीब्यूट टू मीथेन एमिशन। इसके अलावा जितना भी हम बायोमास जो है वो बर्न करते हैं, किसी भी तरह का बायोमास बर्न करने पे हमारे पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन गैस भी पैदा हो रही होती है। मीथेन हैज अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ 28 to 36 पॉइंट्स। इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कितना है? 28 to 36, यानी कि ये 28 से 36 आप परसेंटेज समझ लें, पर ये परसेंटेज नहीं, ये पॉइंट्स हैं। ये इतने पॉइंट्स तक ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ग्लोबल हमारे पास हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है, राइज जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है?
N2O, और सिंपली हम इसको NOx भी कह सकते हैं। NOx कब कहेंगे? जब हम N2O के अलावा और कोई भी हम नाइट्रस के ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो NOx भी हो सकते हैं। इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड यूज। ये क्या है? ये बाई प्रोडक्ट है किसका? फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन का। जब हम फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जब हम फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, तब हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इसके अलावा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हमारे पास नाइट्रस के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड द कंबस्शन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, और कुछ सर्टेन मटेरियल्स होते हैं जिनके जलने पे भी हमारे पास क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रस ऑक्साइड की जो शेल्फ लाइफ है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा, ये बहुत देर तक हमारे एटमॉस्फेयर में रह सकता है। बट एट द 100-year point of comparison to carbon dioxide, its global warming potential is 265 to 298। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पॉइंट है वो उसकी निस्बत जो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, वो कितना है? 265 टू 298 तक है। सो 100 ईयर्स का अगर कंपैरिजन करें हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू नाइट्रस ऑक्साइड। नो डाउट कि नाइट्रस ऑक्साइड का भी इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, 265 टू 298 तक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इससे भी ज़्यादा होता है। फ्लोरिनेटेड गैसेज, जिनको हम एफ गैसेज या हेलो गैसेज भी कहते हैं। F gases are fluorine containing gases commonly known as chlorofluorocarbons। हमें सबको पता है कि ये क्या है, जिनके अंदर फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है और साथ में लगा हुआ था, क्लोरीन लगा हुआ था, हम उनको क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स कहते हैं। दीज गैसेज आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, ये जो हैं, ये वाली गैसेज ओजोन डिप्लीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पर ये उसके साथ साथ ही क्या है? हमारे ग्लोबल वार्मिंग में भी रोल प्ले करती हैं। बट ऑल्सो इन्वॉल्विंग ग्लोबल वार्मिंग बीइंग एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस के तौर पर एक्ट करती है, और ये गैस जो है गैदर हो जाती है, एक लेयर बना लेती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज कर जाता है। दे हैव नो नेचुरल सोर्सेज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कोई भी नेचुरल सोर्स नहीं होता, क्योंकि नेचुरली ये कहीं भी प्रोड्यूस नहीं होती, बट आर एंटायरली मैन मेड। ये क्या है? ये एंटायरली कंप्लीटली मैन मेड है, सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं। देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या देयर ग्लोबल वार्मिंग पॉइंट्स कितने हैं इनके? रेंज फ्रॉम 1800 टू 8000 तक इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, कि ये इतने पोटेंशियल तक कर सकती हैं। तो नॉट क्वाइट लेस, ये कोई बहुत थोड़ा नहीं है, इट्स अ हैवी नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि भी मैंने आपको बताया कि हमारे जितने वाटर वेपर्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट कंट्रोल्स अर्थ टेम्परेचर, ये अर्थ के टेम्परेचर को बहुत इंपॉर्टेंटली कंट्रोल करता है। वाटर वेपर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑन एवरेज इट प्रोबेबली अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द वार्मिंग इफेक्ट। एवरेज क्या होता है कि ये 60% तक ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, 60% तक ये अफेक्ट कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग को। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स, SF6 भी इनको कहते हैं, इज यूज फॉर स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोसीजर्स, बट इट इज प्राइमरीली यूज इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, स्पेशली डाइलेक्ट्रिक लिक्विड्स। These are used as insulators in high voltage applications such as transformers and grid switching gears। तो इनको बहुत ज़्यादा हाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं, हाई इलेक्ट्रिक की जो अप्लायंसेज हैं उनमें यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है इनको, हाई वोल्टेज वाली, जैसे कि ट्रांसफार्मर्स हो गए, ग्रिड स्विचिंग गियर्स हो गए। और ये खुद है क्या? ये एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है जिसको मेडिकल प्रोसीजर्स में भी यूज़ किया जाता है। SF6 will last thousands of years in the upper atmosphere and has a GWP यानी कि green global warming potential of 22,800।
नेक्स्ट है ब्लैक कार्बन। तो व्हाट इज ब्लैक कार्बन? जैसे अभी कभी आपने गौर किया होगा कि जब कुछ जल रहा होता है तो ब्लैक धुआं वहां पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो धुएं का, स्मोक का जो ब्लैक कलर होता है वो बेसिकली ब्लैक कार्बन की वजह से होता है। अगर आप धुएं के आगे अपना हाथ वगैरह कर लोगे तो आप देखोगे कि आपके हाथ पे या कुछ भी आपने आगे किया है तो वो ब्लैक हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक पाउडरी मटेरियल जो है वो आ जाता है। तो वो जो पाउडरी ब्लैक मटेरियल होता है वो बेसिकली ब्लैक कार्बन होता है। BC या black carbon is considered the second biggest contributor to global warming after carbon dioxide. Carbon dioxide के बाद इसको second biggest contributor कहा जाता है because black carbon is tiny particles of carbon released as a result of the incomplete combustion of fossil fuels, biofuels and biomass. तो ये जो black carbon है ये basically release कब होता है? जब fossil fuels या biofuels या कुछ भी biomass वगैरह incompletely combust हो रहा होता है, यानी कि वो completely नहीं जल रहा होता, थोड़ा बहुत बीच में बच रहा होता है, जिससे क्या होता है कि ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस होता है। इट एब्जॉर्ब्स द सन्स हीट मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर इफेक्टिवली देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ब्लैक कार्बन, ये सन की हीट को मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन विंड कैरीज, स्टूडेंट्स एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, सो व्हेन विंड कैरीज ब्लैक कार्बन ओवर स्नो, जब यही जो विंड है वो ब्लैक कार्बन को स्नो तक ले जाती है, यानी कि हवा के साथ ये चलता चलता कहाँ तक पहुंच जाता है? स्नो पे पहुंच जाता है, नॉर्दर्न एरियाज में पहुंच जाता है या ग्लेशियर्स या आइस कैप्स पे, वेयर इट फॉल्स आउट ऑन टू द वाइट नॉर्मली रिफ्लेक्टिव सरफेस। जहाँ पे क्या होता है, वो जो वाइट जो आइस कैप्स होते हैं, बर्फ होती है, स्नो होती है, उसके ऊपर जब ये गिरते हैं तो क्या होता है? इट इज पर्टिकुलरली डैमेजिंग बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू मेल्टिंग। तो उससे क्या होता है कि वो स्नो जो है वो मेल्ट करना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लैक कार्बन है और हीट को बहुत इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। तो सनलाइट तो वहां पर भी है ना, तो सनलाइट जब वहां पर होती है उससे क्या होता है, वो इफेक्टिवली ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लैक कार्बन का टेम्परेचर राइज करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर क्या होगा, स्नो जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो यही वजह है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं और हमारे आइस कैप्स हैं, पोलर आइस कैप्स और नॉर्दर्न एरियाज में जो मेल्ट या जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो अब ज़्यादा मेल्ट करना शुरू हो गए हैं। पर ईयर 1% या इस तरह जो है वो इनमें फ़र्क आता जा रहा है उनके टोटल लेवल ऑफ ग्लेशियर में। तो जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि फ्लड्स आ जाएंगे, क्योंकि सारे का सारा ग्लेशियर जो है वो पानी बन जाएगा और पोलर आइस कैप्स पिघल जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान का ग्लेशियर का नाम तो मैं भूल गई हूँ, मेरे जहन में नहीं है, कोई एक ऐसा ग्लेशियर है जो हर साल 1% के हिसाब से क्या होता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है। तो अगर हर साल वो 1% के हिसाब से मेल्ट होता जा रहा है तो मैक्सिमम कितने और साल लगेंगे? अगर हम इस साल का भी 1% लगाएं, हालांकि वो अब ये वाला साल तो इससे नहीं ना वो शुरू हुआ, वो तो पिछले काफी सालों से शुरू हुआ है। तो मैक्सिमम अगर इससे भी लगाएं, इस साल से भी लगाएं, तो अगले मजीद से 100 साल है हमारे पास, वो वाला ग्लेशियर पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो 100 साल इज नॉट अ बिग डील, इज नॉट अ बिग टाइम, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। तो 100 ईयर्स में, बल्कि 100 ईयर्स से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता, क्योंकि जब मेल्ट हो रहा है तो ऐसे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। अभी वो 1% के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, 1% के हिसाब से मेल्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता 2% पे पहुंच जाएगा, फिर 3% पे पहुंच जाएगा, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और फिर वो अभी शुरू नहीं हुआ, वो काफी देर से ऐसे मेल्ट हो रहा है। तो क्या होगा, हो सकता है कि हमारी जिंदगी में ही हम उसको पूरा खुदा ना खास्ता मेल्ट हुआ हुआ देख लें। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए एक एक कॉन्शियस सिचुएशन है, हमारे लिए कंडीशन है कि हम इसके बारे में सोचें और इसको इफेक्टिवली जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट दोबारा से हमारे पास एक डायग्राम है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास सनलाइट है, सनलाइट जो है ट्रीज ने एब्जॉर्ब की और अपनी फोटोसिंथेसिस कर ली, कुछ एनर्जी उन्होंने वापस जो है वो स्पेस में भेज दी। फिर इसी तरह कुछ एनर्जी क्या की कि अर्थ ने एब्जॉर्ब की और कुछ को वापस भेज दिया। बहुत ज़्यादा एनर्जी अर्थ ने एब्जॉर्ब की और कुछ जो है वो
वापस उसने भेज दी, पर जो वापस भेजी वो कहाँ पर चली गई, वो चूंकि गैसेस ट्रैप थी, गैसेस थी हमारे एटमॉस्फेयर में, लेयर बनी हुई थी मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, नाइट्रस के ऑक्साइड्स की, तो उन्होंने उस हीट को ट्रैप कर लिया और उसको वापस जो है वो अर्थ की तरफ को भेज दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो वो वापस अर्थ पे आ गई, वापस ये जो हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें आ रही है, और हमारी फैक्ट्रीज और सब कुछ उनमें वापस भी आ रही है, और उनसे जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है, पर रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से कहाँ पे जा रही है, गैसेस के उसी हाले में जा रही है और दोबारा से बहुत वही नीचे आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आगे हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के इफेक्ट्स क्या हैं, ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं। नंबर वन, सम डिजीजेज आर स्प्रेड सच एज मॉस्किटो बॉर्न मलेरिया और जिका वायरस वगैरह, किसकी वजह से होता है, मोर हीट की वजह से होता है। जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, तो ये वाले वायरसेस जो है, ये वाले जो पैरासाइट्स हैं वो ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, इनका जो स्प्रेड है वो इंक्रीज हो जाता है, इनकी डिजीज का स्प्रेड इंक्रीज हो जाता है। इट ऑल्सो कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज स्पेशली इन ह्यूमन। इन गैसेज की वजह से भी क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज कॉज होती हैं, जैसे कि हमें पता है अब ये स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, फैसलाबाद में खासतौर पे बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, लाहौर में बहुत ज़्यादा है स्मोक। तो ये स्मोक ये क्या है, ये बेसिकली वो गैसेज ही हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में गैदर हुई हुई होती हैं, इकट्ठी हुई होती हैं, पर जब सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं तो चूंकि ये कंडेंस हो जाती हैं फिर, तो ये वापस नीचे अर्थ की तरफ को आती हैं, इनका टेम्परेचर लूज होता है जब सर्दियाँ आती हैं, तो ये नीचे जमीन की तरफ को आती हैं, तो हमारे लेवल पे आ जाती हैं, हमारे सांस लेने के लेवल पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे अंदर जाती हैं और हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करती हैं। Climate change is responsible for 3% of diarrhea, 3% of malaria and 3.8% of dengue fever deaths. अभी ये देखा गया है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग कि क्लाइमेट चेंज इस तरह से होता है, तो उससे क्या हुआ है कि 3% तक डायरिया जो है वो बढ़ा है, 3% मलेरिया के केसेस बढ़े हैं, और 3.8% तक डेंगू फीवर से जो डेथ्स हुई हैं वो भी बढ़ी हैं, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। पर हाउ द क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस is left to be discover yet। अभी इसको डिस्कवर करना है, अभी ये एग्जैक्ट इसका लिंक फाइंड आउट नहीं हुआ कि ये कैसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इट इज रिस्पॉन्सिबल। हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल इज नॉट फाउंड येट। इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स भी इसका क्या इफेक्ट होता है, इकोसिस्टम्स कंटिन्यू टू चेंज, हमारा जो इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाता है। सम स्पीशीज विल मूव farther north or become more successful. Others, such as polar bears, won't be able to adapt and could become extinct. तो कुछ स्पीशीज तो ऐसी होती हैं जो चूंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो वो और ज्यादा नॉर्थ की तरफ को जाना शुरू कर देती हैं, और ज्यादा नॉर्थ की तरफ को, और ज्यादा ग्लेशियर्स की तरफ को मूव करना शुरू हो जाती हैं, पर सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो यानी कि वो अपने आप को बचा लेती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि पोलर बियर्स टाइप की जो स्पीशीज हैं वो ऐसे फारदेस्ट नॉर्दर्न एरियाज में मूव नहीं कर सकती, तो जब मूव नहीं करती हैं और जिस एरिया में रह रही हैं तो वहां पे मेल्टिंग ज्यादा हो गई है, तो क्या होगा, वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि उनका उनका हैबिटेट जो है वो तबाह हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लाइमेट चेंज है। हरिकेन्स एंड अदर स्टॉर्म्स आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्गर। हरिकेन्स वगैरह और तूफान वगैरह और स्टॉर्म्स वगैरह जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, अब उनसे बहुत ज़्यादा तबाही मचती है। फ्लड्स एंड ड्राउट्स विल बिकम मोर कॉमन। अब सैलाब और जो कहत हैं, ड्राउट्स है, कहत साली है, या पानी का खत्म होना है, वो बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। ड्यू टू हीटिंग ग्लेशियर्स आर अल्टीमेटली मेल्ट्स विद ग्रेटर स्पीड एंड दैट विल रेज सी लेवल। और हीटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर जो है अल्टीमेटली सारे के सारे मेल्ट कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे सी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब सी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो आप सोचेंगे कैसे तबाही आएगी, कैसे फ्लड्स आएंगे। लेस फ्रेश वाटर विल बी अवेलेबल। फ्रेश वाटर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रेश वाटर का हमारे पास सोर्स है वो ओनली क्या है, वो चंद सोर्सेज हैं सिर्फ जिनमें आते हैं हमारे अंडरग्राउंड वाटर, एक, और दूसरा है हमारे पास फ्रेश वाटर के सोर्सेज जिनमें आते हैं हमारे पास पोलर आइस कैप्स वगैरह। सिर्फ ये है हमारे पास, या रेन, सिर्फ ये हमारे पास फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे पास पोर्टेबल फ्रेश वाटर के सोर्सेज कोई नहीं है। तो जब सी लेवल इंक्रीज होगा, यानी कि
पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे, तो अल्टीमेटली कहाँ पर आएंगे? वो जमीन के अंदर नहीं जाएंगे, वो ग्राउंड वाटर में नहीं जाएंगे, वो कहाँ पर जाएंगे? वो सी में चले जाएंगे। तो सी वाला वाटर तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सी लेवल चेंज हो जाएगा। सी लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज बिटवीन 10 एंड 32 इंचेस और हायर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस सेंचुरी के ही एंड पर सी का जो लेवल है वो 10 से 32 इंचेस तक बढ़ सकता है। और 10 से 32 इंचेस बहुत ज़्यादा है। 12 इंचेस का मतलब होता है 1 फीट। 1 फुट जो है वो 12 इंचेस का होता है, 1 फुट। तो 32 इंचेस तक अगर बढ़ जाए तो वो ये कितने ज़्यादा फुट हो जाएंगे? 4-5 फुट हो जाएंगे। 4-5 फुट इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे घर आधे आधे डूब जाएंगे। जो वहां पर रह रहे हैं, जो कराची में रह रहे हैं, तो उनके तो आधे आधे घर डूब जाएंगे। हमारे नॉर्मली जो हमारे घर होते हैं वो 12 फीट का डिस्टेंस होता है हमारे हमारे ग्राउंड और हमारी छत के दरमियान। तो अगर इतना इंचेस जो है सी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत मसले की बात है ये। एक्सेसिव रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, हरिकेन्स आर द मेन कॉज ऑफ एलिवेटेड सी लेवल्स। ये रेफरेंसेस हैं, तो आप लोग यहाँ से जाके भी इसको स्टडी कर सकते हो। हाँ जी,